दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक नया लेसन या कह सकते हो कि नया प्रैक्टिकल नया टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अपने जीवन से संबंधित इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब अगला बढ़ता जाएगा, थोड़ी और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जो अगर अगले स्टेप पर, जैसे यहाँ पर प्रयोग 4, क्योंकि तीसरे प्रयोग तक हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये चौथा प्रयोग बताने जा रहे हैं। तो चौथे प्रयोग में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। और उसके विषय में यदि लिखना है तो आप अपना नोट्स बनाते चलें, ठीक है। जैसे किसी को ITI कंप्लीट करना है या ITI में उसको ज़रूरत पड़ रही है, इससे अपना थोड़ी बहुत हेल्प ले सकता है। इसके बाद यदि मास्टर डिग्री करनी है ATI अथवा CTI, तो उसी से आप जो ये लिखवाया जा रहा है इसी के द्वारा आप उस पर सहयोग ले सकते हैं, उसमें भी ज़रूरत पड़ती रहती है। आगे देखते हैं प्रयोग 4, एम लिखा हुआ है मार्किंग प्रैक्टिस। मतलब कहने का अभी तक मार्किंग प्रैक्टिस नहीं हम किए, हम करते रहे हैं सिर्फ राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल किए हैं और मार्किंग प्रैक्टिस अब चालू हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो दिया गया था वो थोड़ी कम ज़्यादा था। अब उसके विषय में हम ध्यान देंगे कि आखिरकार क्या कैसे कहा गया है, ठीक। इसमें जो दिया हुआ है एम मार्किंग प्रैक्टिस, फिर मटेरियल में आता है MS फ्लैट। अगले पॉइंट पर आता है मटेरियल साइज। मटेरियल साइज यहाँ पर 70x7 60x, अब यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो 6 लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ हम बदल के दिए हुए हैं, उसका साइज चेंज कर दिया। यहाँ पर 70x60x6, कहने का मतलब है लंबाई उसकी 70 है, चौड़ाई 6 है और मोटाई उसकी, सॉरी ध्यान दीजिएगा फिर से, लंबाई उसकी 70, चौड़ाई 60 और इसकी मोटाई है 6 mm, जबकि दिया है ऑल डायमेंशन आर इन mm, जो आपको हम पहले यहाँ बता चुके हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि यहाँ पर टूल्स एवं इक्विपमेंट, फिर वही सारणी जो पिछली एक्सरसाइजों में बन चुकी थी। जैसे अगर नाम लेना है तो हम नाम बोले दे रहे हैं, टूल एवं इक्विपमेंट। टूल एवं इक्विपमेंट में से स्टील रूल 6 इंच या कह सकते हो 15 सेंटीमीटर, हेक्सा विद ब्लेड 300 mm, ट्राई स्क्वायर 150 mm, हैंड फाइल 300 mm, स्क्वायर फाइल 250 से 300 mm, स्मूथ फाइल 250 से 300 mm, डाट पंच 150 mm, बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर पंचिंग में ज़रूरत पड़ जाती है, तो बॉल पेन हैमर 125 से 150 ग्राम। कैलिपर, इसी को कह सकते हैं इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, डिवाइडर। तो इनमें से जो आप लोग कैलिपर का नाम ले रहे हैं तो आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि बाहरी माप इसमें रखना है या बाहरी माप दिखाना है तो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग होना है, या फिर हार्मोफ्रोडाइट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है नंबर बेंच वाइस। बेंच वाइस 75 से 150 mm, एनविल 150 से 250, 250 से 450 mm। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 3 ठो साइज दिए हैं, 3 में से कोई एक उपलब्ध हो जाए। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट का जो साइज दिया हुआ है 250, 250 नहीं उपलब्ध है तो 300, 300 नहीं उपलब्ध है तो 350, इनमें से कोई एक उपलब्ध हो जाए। अगले पॉइंट पर देखते हैं एंगल प्लेट। जबकि इनके पहले जो एंगल प्लेट सरफेस गेज नहीं था, इसमें अब सरफेस गेज की ज़रूरत पड़ सकती है या यूज करते हैं। फिर वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज मतलब कहने का मेजर या मेजरिंग करने में ज़रूरत पड़ती है, मार्किंग करने में ज़रूरत पड़ती है किसकी, वर्नियर हाइट गेज की। अब इसके बाद ये हमारे टूल समाप्त हो गए। टूल के बाद प्रोसेस या प्रक्रिया हमको किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम एक
70 गुणे 60 गुणे 6 mm का पीस काटा। क्योंकि जो फ्लैट होगी, जो पटिया होगी काफ़ी लंबी होती है, हमें ज़रूरत है 70, 60 और 6। तो करेंगे क्या कि इसमें से 1 mm एक्स्ट्रा अथवा 2 mm एक्स्ट्रा, तो 70 की बजाय क्या हो जाएगा 72 mm। 60 mm चौड़ाई फिक्स होती है और 6 mm उसकी जो मोटाई है वो भी फिक्स होती है, वो कंपनी द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद आता है ट्राई स्क्वायर तथा फाइल की सहायता से जाप को समकोण, जैसे अभी इसके पहले भी बता रहे थे राइट एंगल, समकोण को क्या कहा गया, राइट एंगल, मतलब समकोण बनाना है हमको, राइट एंगल कर लेना है। इसके बाद जाब को समतलता देनी है, मतलब प्लेन देना है, प्लेन देना है मतलब कहने का जाब किस प्रकार हम कंप्लीट करेंगे उसको समतलता देंगे। फिर इसके बाद चौथा दिया है आकृति के अनुसार फाइलों का प्रयोग करते हुए जाब को फिनिश किया। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार कैसा जाब होगा और मार्किंग कैसे करनी है हमको। ठीक, मार्किंग किस प्रकार करेंगे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट पे। इसके बाद नंबर अथवा लेटर पंच की सहायता से रोल नंबर या नाम लिख दिया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जाब को जमा कर देते हैं। अब आता है सुरक्षा एवं सेफ्टी। यह सब हम पूरा बता दें, पूरा बताने के बाद उसको प्रयोग में किस प्रकार लाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, टुकड़े को किस प्रकार काटेंगे, कैसे हम उसको मतलब प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद मेजरिंग किस प्रकार करेंगे, सब कुछ इसी टॉपिक पर बताएंगे। सेफ्टी जिसको कहा गया सुरक्षा अथवा सावधानी। ठीक है, नंबर 1, वर्कशॉप में जाने से पहले एप्रन, मास्क, ईयरफोन, दस्ताने, जूते ये आदि पहनकर जाना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में लिखा है वर्कशॉप में ढीले कपड़े, धागा, चैन, कड़ा ये सब पहन के नहीं जाना चाहिए। लेकिन और भी पॉइंट है कि बड़े बाल हों तो उसको अच्छे से बांध कर, उसको अच्छे से, एक मिनट आगे देखते हैं। जैसे आपको बताया वर्कशॉप में ढीले कपड़े, धागे, चैन, कड़ा ये पहन के नहीं जाना चाहिए। और बड़े बाल हैं यदि तो आप सही से उसको समेट के बांध लें, यदि अनिवार्य समझे, नहीं तो बाल कोई ज़रूरी बड़े बाल होना कोई ज़रूरी नहीं है, छोटे भी करवा सकते हो आदि। और वर्कशॉप में अनुशासन से रहना चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, वर्कशॉप में पर्याप्त जगह होना चाहिए, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, कार्य प्रारंभ करने से पहले मशीनों को चेक कर लेना चाहिए। अभी इसके पॉइंट और बना सकते हैं कि आप टेस्टर से मशीन को चेक कर सकते हैं कि कभी करंट तो नहीं दौड़ रहा है, मतलब बंद हालत में कहीं करंट तो नहीं मार रहा है मशीन। इसके बाद कार्य समाप्त होने के बाद टूलों या टूल्सों को साफ करके रखना चाहिए, यह साफ करके उनको सही उचित जगह पर रखना चाहिए। कटे फटे हैंडल का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी टूल में। बिना जानकारी के मशीनों को नहीं चलाना चाहिए। कार्य करते समय पंच व हैमर से तेल ग्रीस हटा देना चाहिए। यदि हैमर में या पंच में ग्रीस लगा हुआ है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये पंच के नुमा है और इसके बाद इसमें क्या करते हैं हम हैमर से चोट मारेंगे तो यहाँ पर यदि क्या बोलते हैं कि ग्रीस लगा होगा या तेल, तो रपटने या फिसलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर इसके बाद कहता है यहाँ पर कि नशे में वर्कशॉप में काम नहीं करना चाहिए। ठीक, ये समझ गए होंगे, वर्कशॉप में ये नशे में काम नहीं करना चाहिए। और यदि आप बेंच वाइस का सहारा लेते हैं तो बेंच वाइस में हमेशा ध्यान रखिए कारीगर के कोहनी से बेंच वाइस ऊंचाई में होना चाहिए, जिससे वो सही मतलब न तो ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए न कम होना चाहिए। उसका देखिए रीजन भी बताए दे रहे हैं, जो ये लास्ट पॉइंट बार बार बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लेंगे तो इस पर कार्य करना हमको आसान रहेगा। जैसे वर्कशॉप में बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर के कोहनी से होना चाहिए। अगर कोहनी से ऊंचाई पे है, ज़्यादा ऊंचा है, तो हो सकता है जाब तिरछा हो जाएगा, जाब क्या हो जाएगा टेपर में। यदि कम है तो जाब फिर टेपर में हो जाएगा। सामान्य अवस्था में होगा तो जाब हमारा सही शॉट बनेगा। आगे देखते हैं, देखिए हम इसके विषय में और भी बताए दे रहे हैं।
जो ये आप लोग मार्किंग करेंगे, किस प्रकार आपको फ्लैट को काटना है, उसके विषय में बताए दे रहे हैं। ये जैसे मानिए कि एक आपके पास एक टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है, आप समझ रहे होंगे, ये लोहे का टुकड़ा है। इस टुकड़े के द्वारा हम किस प्रकार इसको कंप्लीट करेंगे। आपके पास डिवाइडर, हम डिवाइडर भी रखे हैं, समझिएगा गौर से। इसको हार्मोफ्रोडाइट समझो या आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड की ज़रूरत नहीं है। इनसाइड की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम फिलहाल अंदर की माप नहीं, बाहर की माप ले रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास स्टील रूल है, समझ रहे होंगे। स्टील रूल उपलब्ध हो गया, एक टुकड़ा उपलब्ध हो गया। अब इसके बाद एक हमारे पास क्या है, ये डिवाइडर उपलब्ध हो गया। 3 हमारे पास सामग्री है, जबकि इम्पॉर्टेंट ये था हमारे पास कि ये उपलब्ध हो जाए। ये काफ़ी बड़ी पटिया भी होगी, लेकिन हमको काट लेना है। हम अभी इस पर बताया भी है कि हमको मतलब ज़रूरत क्या है, 70 mm, 60 mm और 6 mm। तो 70 mm के बजाय हम थोड़ी सी बड़ी काट लेंगे। मतलब कहने का, इसको देख रहे होंगे, ये mm में, ये सेंटीमीटर में दर्शाया गया है पटरी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार नापेंगे। ये जो दिया है 70 का मतलब कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी 1 या 2 mm एक्स्ट्रा, यहाँ 7 सेंटीमीटर से 1-2 mm एक्स्ट्रा काट लेंगे। मतलब 72 क्या हो जाएगा, 72 mm। इसके बाद आपको ऐसे नहीं करना है, तो आप इसको करें इस प्रकार। भाई देखिए, ये हम 72 mm में फैला लेंगे। ठीक, ये डिवाइडर को क्या करेंगे, 72 mm में फैलाया। फैलाने के बाद ये जब फैल चुका है, अब यहाँ से इस प्रकार आप मार्किंग कर सकते हैं। इस प्रकार गौर करिएगा, यहाँ से लगाया और ये मार्किंग कर देंगे। ठीक, ये मार्किंग हो गई, देख रहे होंगे, यहाँ से निशान लग गया। अब हम इस निशान, समझ रहे होंगे ना, ये निशान लग चुका है। जबकि देखिए, ये हमारी लंबाई, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और ये चौड़ाई हो गई, और इसकी ये मोटाई हो गई। मतलब कहने का 6 mm ये है, 60 mm ये है, और 70 mm ये है। लेकिन 70 mm की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा 1-2 mm काटना पड़ेगा। जब हम हेक्सा ब्लेड से, अब देखिए, इसको हम वाइस में बांध देंगे। पहली बात तो एनविल के सहारे, जो यहाँ पर एनविल लिखवाया गया है, ये लिखा है एनविल 150, 250 और 450। एनविल के सहारे इसको रखेंगे। रखने के बाद पंच लेंगे, और पंच से इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे ये पंच के सहारे इन पर मार्किंग कर देंगे। मार्किंग होने के बाद फिर अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे ही वाइस के सहारे, ऐसे जो ये जबड़े होंगे वाइस के, बांध लेंगे। बांधने के बाद इसको कटिंग करेंगे, हेक्सा ब्लेड के द्वारा कटिंग करेंगे। तो ये इतना भाग हट जाएगा, जो एक्स्ट्रा भाग हट गया, इतना बचा। अब इतने टुकड़े को हम क्या करेंगे, राइट एंगल, जो करेक्ट में आपका 70, 60 और 6, ये जो दिया हुआ है mm में, बिल्कुल फिनिश साइज हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही फिनिश साइज प्राप्त हो जाएगा, इसमें कहना है मार्किंग प्रैक्टिस। हमने मार्किंग प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद अब इसमें दिया गया है नंबर पंच अथवा लेटर पंच। नंबर पंच के द्वारा हम अपना इसमें रोल नंबर डाल देंगे, और लेटर पंच के सहारे इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं। ये सब पूरी बात आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो आज का टॉपिक था बहुत ही मज़ेदार, जो आप लोगों को हम बिल्कुल करेक्ट एक मेजर टूल या मेजरिंग के द्वारा आपको वर्क पीस बताया कि इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक, अब जो शेष अगला जो प्रैक्टिकल होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।